हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं हिमांक में अवनमन। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हिमांक में अवनमन। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हिमांक कहते किसको है। हिमांक होता क्या है ये समझिए। सबसे पहले आप ये देखिए, अगर आपने इसमें कोई विलायक लिया, जैसे जल ले लिया, और जल का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, माना, वैसे होता भी है। तो आपने कोई द्रव लिया, इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देते हैं। अवाष्पशील पदार्थ भी समझिए होते क्या है। ऐसे ठोस पदार्थ ऐसे ठोस पदार्थ जो इस विलायक में घुल जाएंगे, जैसे चीनी, नमक, ग्लूकोज, ये अवाष्पशील पदार्थ कहलाते हैं। होता क्या है, जैसे ही इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं तो वाष्प दाब कम हो जाता है, वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है। क्यों होता है ये भी मैं आपको समझा दूं। देखिए, जब आप कोई विलायक लिया हुआ है, अब आप समझिए विलायक के अणु हैं, ये थोड़ी देर में क्या होता है, अगर ताप निश्चित रहता है तो ये विलायक के अणु वाष्प बनकर वायुमंडल में जाने लगते हैं। अब आप ये बताइए, माना अगर 50 अणु वायुमंडल में चले गए, 50 अणु, तो 50 ने क्या करा, वायुमंडलीय दाब लगाया। क्या करेंगे, 50 के 50 अणु वायुमंडलीय दाब लगाएंगे। समझाने के लिए बताया, 50 ने कितने वाष्प बन के उड़ते हैं ना, तो जितने भी अणु वाष्प बन के वायुमंडल में जाते हैं वे नीचे को वाष्प दाब लगाते हैं। ये समझिए आप। अगर 50 अणु गए हैं विलायक से, तो 50 के 50 वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही इसमें कोई अविलेय पदार्थ आप घोल देंगे, अब जैसे ही अविलेय पदार्थ आप इसमें घोल देंगे तो अवाष्पशीय जो विलय पदार्थ है उसके अणु विलायक के पृष्ठ पे इकट्ठे हो जाएंगे, विलायक के पृष्ठ पे इकट्ठे हो जाएंगे। अब आप मुझे बताइए, क्या 50 के 50 अणु ही अब वायुमंडल में जाएंगे? नहीं ना, क्योंकि ये विलायक के अणु उनका स्थान रोक देंगे। तो पहले अगर 50 जा रहे थे, ताप उतना ही रहना चाहिए, टेम्परेचर नहीं। एक बार जो टेम्परेचर निश्चित किया उसी टेम्परेचर की बात हो रही है। तो विलायक के अणु रास्ता रोक देंगे। अब ये विलायक के अणु ने रास्ता रोक दिया, तो अब 50 ना जाके 30 ही अणु वायुमंडल में गए, तो क्या अब ये 30 के 30 अणु वायुमंडलीय दाब लगाएंगे तो क्या दाब कम नहीं हो जाएगा? पहले 50 अणु लगा रहे थे क्योंकि इनका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही अवाष्पशील पदार्थ आपने मिलाया, इनका रास्ता रोक लेते हैं, विलय पदार्थ के अणु इसके पृष्ठ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब 50 अणु ना जाके थोड़ा कम जाएंगे ना, 30 जाए 40 जाए, तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, वाष्प दाब में अवनमन हो जाएगा। तो आप हिमांक समझिए। हिमांक क्या होता है, जब द्रव जो विलायक पदार्थ यानी कि जो द्रव लिया, द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब किसके विलियन, जो आपने इसमें अवाष्पशील पदार्थ बनाया वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे हिमांक कहते हैं। और हिमांक में अवनमन क्या हुआ, ये जो कम हुआ। अब देखिए आप, हिमांक पहले कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था अगर इसका टेम्परेचर। अब जैसे ही अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो 100 से सपोज करो 94 हो गया, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हुआ तो अवनमन हुआ ना। तो कितने की कमी हुई, अगर 94 माना तो 6 की कमी हुई। यही हिमांक में अवनमन हुआ। कवथनांक उल्टा होता है, कवथनांक में विलयन का कवथनांक बढ़ता है, इसमें क्या हुआ, विलयन का कवथनांक घट रहा है। हिमांक में घटता है, कवथनांक में बढ़ता है। बस ये बात ध्यान रखना। वाष्प दाब के कारण, वाष्प दाब के जैसे ही अवाष्पशील पदार्थ बोलते हैं, कवथनांक, विलयन का कवथनांक बढ़ता है लेकिन हिमांक कम होता है, ये अंतर होता है। तो कवथनांक में आप लिख रहे थे T2 माइनस, अगर इसे T1 माने, इसे T2 माने, अगर कवथनांक देखते हैं तो T2 माइनस T1 आएगा। लेकिन अगर हिमांक देख रहे हैं तो T1 माइनस T2 आएगा, यानी कि कवथनांक जो हिमांक होता है वो विलायक का ज्यादा होता है, विलयन का कम हो जाता है। तो विलायक में से विलयन घटता है, ये बात ध्यान ध्यान रखना। और इसी तरीके से कवथनांक की बात होती है तो T2 में से T1 घटता है, उसमें विलयन का ज्यादा हो जाता है। बस यही होता है हिमांक में अवनमन। अब देखिए डेफिनेशन, किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघटीय को किसी विलायक में घोलने पर
विलायक का हिमांक कम हो जाता है, अभी बताया क्यों होता है। अतः हिमांक में इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक में यह कमी विलय पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होती है, यानी कि जितनी मात्रा में आपने विलय पदार्थ मिलाया है उतनी ही मात्रा में उतना ही हिमांक उसका कम हो जाएगा, उसके समानुपाती होती है। इसे ही कहते हैं हिमांक में अवनमन। इसकी थ्योरी पूछी जाती है तो आपको ये डेफिनेशन दे देनी, और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हिमांक में अवनमन बराबर क्या होता है, विलायक का हिमांक में से क्या घट जाता है, विलयन का हिमांक, यानी कि इसे हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, विलायक का हिमांक। अगर मैंने इसे T1 माना तो T1 में से T2 घट जाएगा। यही होता है हिमांक में अवनमन का फार्मूला, डेल्टा टी एफ बराबर T1 माइनस T2। आप देखिए T1 का हिमांक ज्यादा था और T2 का कम था, यानी कि विलयन का कम होता है हिमांक विलायक से। ये मैंने आपको बता दिया क्यों, तो ये आपको लिख देना है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरी पूछी जाती है ये देखिए, अगर आपसे पूछे हिमांक अवनमन और वैद्युत अनवघटय के विलयन की मोललता में संबंध, मोललता में संबंध अगर आपसे पूछे तो अब आप इसको भी देखिए, हिमांक अवनमन और वैद्युत अनवघटय के विलयन की मोललता में संबंध। देखिए क्या संबंध होता है, प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ है कि जो हिमांक में अवनमन होता है डेल्टा टी एफ, इसको प्रदर्शित कहते हैं डेल्टा टी एफ, वो समानुपाती होता है मोललता के, मोललता के समानुपाती होता है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुना मोललता, मोललता, ये तो ये वाला फार्मूला बन सकता है। अब जो के एफ है यहाँ, ये जो के एफ है ये होता है विलायक का हिमांक अवनमन, विलायक का हिमांक स्थिरांक, विलायक का हिमांक में हिमांक स्थिरांक, ये विलायक का होता है। अब आप इसको इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर के एफ गुना मोललता का सूत्र खोलिए W अपॉन M गुना बड़ा W और गुना 1000, ये आ जाएगा मोललता में संबंध डेल्टा टी एफ के साथ, डेल्टा टी एफ के साथ ये संबंध आ जाता है। अब आपको यहां पता होना चाहिए डेल्टा टी एफ हिमांक अवनमन, हिमांक में अवनमन होता है, के एफ ये बता ही दिया, विलायक का हिमांक स्थिरांक छोटा W, ये छोटा W क्या होता है इसको समझिए, छोटा W विलय की मात्रा, जो पदार्थ आप उसमें घोलेंगे विलय की मात्रा, और M का आपको पता ही है विलय का अनुभार, विलय का अनुभार, और बड़ा W विलायक की मात्रा जिसमें आप घोल रहे हैं, विलायक की मात्रा। इसी से ही आप आंकिक प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। यह होता है किसमें, हिमांक अवनमन और वैद्युत अनवघटय के विलयन की मोललता में संबंध। इसी फार्मूले पे आपको न्यूमेरिकल करना है। आइए कुछ और डेफिनेशन देख लेते हैं जो पूछते हैं। देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक, इसको समझिए। मोलल अवनमन स्थिरांक किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघटय के 1 ग्राम, देखो 1 ग्राम अणु यानी कि 1 मोल, 1 ग्राम अणु यानी कि 1 मोल को विलायक के 1000, देखिए 1000 ग्रामों में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे KF या K1000 से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मतलब होता है के केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये होता है KF का मात्रा। अब आप यहाँ समझिए, इस डेफिनेशन को भी समझिए। अगर आपने कोई विलायक ले लिया 1000 ग्राम, तो जो भी आप इसमें विलय पदार्थ घोल रहे हैं वो 1 मोल होना चाहिए, 1 मोल घोलने पर जो विलयन बनेगा और उसमें जो कमी आई उसे ही हम कहेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक। अगर आपने 1000 ग्राम कोई विलायक लिया हुआ है और उसमें जो घुलने वाली पदार्थ है उसके 1 मोल हुए, 1 मोल कैसा आएंगे ये भी समझिए। अगर आप इसमें घोलने जा रहे हैं चीनी का जो अनुभार होता है वो 342 होता है, और मोल 1 मोल कब आएगा, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है
भार बटे अनुभार, भार बटे अनुभार। तो अब आप देखिए अनुभार कितना है 342, तो मात्रा भी हमें कितनी लेनी पड़ेगी 342, जब ये तो एक आएगा 342 से 300, इसका मतलब इसमें 342 ग्राम चीनी घोलेंगे, 342 ग्राम चीनी घोलेंगे और फिर जो अवनमन होता है, इतनी मात्रा में जो अवनमन होता है उसे ही मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। 1000 ग्राम अगर लिया है तो जो चीज आप बोल रहे हैं वो 1 मोल होनी चाहिए, और जो भी हिमांक में कमी आएगी उसे ही हम कहेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक। अब इसका फार्मूला देखिए, मोलल की अगर बात हो रही है मोलल, तो फार्मूला आपको वही लिख देना है जो मैंने आपको अभी बताया था। अब देखिए कैसे फार्मूला समझिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया था, यही फार्मूला हो जाएगा के एफ डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुना मोललता छोटा डब्लू बटे एम गुना बड़ा डब्लू और गुना 1000 रख देना है। यहाँ क्या रख देना है 1000, यहाँ आ जाएगा 1000 अगर मोलल कहा है, डेफिनेशन यही। लेकिन अगर कहे ग्राम अणु, मोलल की जगह ग्राम अणु कहता तो जहां 1000 आया फिर यहाँ आता 100 और इसे के एफ की जगह लिख देते के, और यहाँ 1000 की जगह के 100, सेम डेफिनेशन रहती, सिर्फ विलायक की कितनी मात्रा लेती 100 लेते, अगर विलायक की मात्रा लेते 100 फिर इसे कहेंगे ग्राम अणु। देखिए कैसे, अब ये भी समझिए मोलल बोला तो 1000, लेकिन अगर आपसे कहा है ग्राम अणु, ये रहा ग्राम अणु, अगर आपसे पूछा है तो ग्राम अणु को समझिए, ग्राम अणु या आणविक अवनमन स्थिरांक। अभी मैंने बताया था किसी विलायक की मात्रा कितनी लेनी है अब 100 ग्राम, अब विलायक लेना है 100 ग्राम घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है 1000 पे तो मोलल बोलते हैं, 100 ग्राम अगर विलायक की मात्रा ली तो ग्राम अणु या आणविक अवनमन या मोलर अवनमन भी कहते हैं मोलर, ठीक है ना। तो फार्मूला आपको लिखना है डेल्टा टी एफ बराबर के गुना, क्योंकि इसे के से प्रदर्शित करते हैं, देखिए के एफ, चलो के एफ ही लिख दे रहे, के एफ गुना छोटा डब्लू अपॉन एम गुना बड़ा डब्लू और गुना अब के यहाँ 100 आ जाएंगे। इससे पहले मोलल अगर कहा था वहां 1000 था, यहाँ क्या आ जाएंगे 100, तो यही डेफिनेशन हो जाएगी। अवाष्पशील, किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य के 1 ग्राम अणु मोल को विलायक के 100 ग्राम में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है उसे आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं, इसे के एफ या के 100 से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अगर 100 ग्राम विलायक लिया उसमें 1 मोल आपने कोई विलय पदार्थ मिलाया, तो जो भी हिमांक में कमी आई, पहले अगर हिमांक 100 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही अविलय पदार्थ मिलाया 1 मोल, तो 100 से अगर वो 94 हुआ है, क्योंकि विलय पदार्थ मिलाते ही विलयन का हिमांक में कमी आती है, तो कमी आ जाएगी 100 से वो 94 पॉइंट कुछ हो जाए, 96 पॉइंट कुछ हो जाए, तो वही कमी क्या कहलाती है ग्राम अणु या आणविक अवनमन स्थिरांक। पर कंडीशन यही होनी चाहिए इसमें 100 ही ग्राम होने चाहिए विलायक के, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं ग्राम या ग्राम अणु या आणविक अवनमन स्थिरांक। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे मोलल भी और ग्राम अणु भी, और इस फार्मूले से अब आंकिक प्रश्न करेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके आंकिक प्रश्नों के साथ, जहां से लगातार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट आंकिक प्रश्नों के साथ जो बोर्ड में लगातार आते हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को कराता हूं। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।